साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी के क्लास में। साथियों आज ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर और चारों जो है वो देख लीजिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो है ये सी सेट को जो है टारगेट करके किया जा रहा है। पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा है जो प्राचीन भाषा नहीं है? तो इसमें प्राचीन भाषा कौन सी नहीं साथियों? ये पंजाबी जो है ये प्राचीन भाषा नहीं है। अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत जो है ये प्राचीन भाषा है, लेकिन पंजाबी जो है ये प्राचीन भाषा नहीं है। अगला है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण लिपियां यानी कि अक्षर कितने हैं? तो कुल कितने अक्षर हैं साथियों? ये 52 अक्षर हैं। हिंदी में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? 52। अगला है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? यानी कि आप जहां के रहने वाले हैं, कुछ वहां उसका कुछ नाम होगा लोकेशन का, तो उसी लोकेशन पे प्रश्न पूछ रहा है कि उस लोकेशन को क्या कहेंगे और जो कहेंगे वो किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो जो नाम के अंतर्गत जो आता है साथियों, तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम की बात आ गई तो जो नाम होगा तो वो स्पेशल होगा, यानी कि अपने आप में एक अद्वितीय होगा। तो अद्वितीय वाली चीज जो होती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। और जातिवाचक में तो जैसे एक किसी जात की बात कर लीजिए, जैसे कि कोई जात, जैसे रखिए वकील पेशा, जैसे आप वकील कहेंगे तो ये संपूर्ण वकील को विस्तृत करेगा, यानी कि संपूर्ण वकीलों को बताएगा कि वकीलों की एक जाति है। तो ये जाति सी हो जाएगी कि हाँ इसके अंतर्गत सारे वकील ही आएंगे। ठीक। अगला है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? इनमें से कौन सा है जो पुल्लिंग है इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो एक शब्द होता है भेड़, एक शब्द होता है साथियों भेड़। तो इसमें जो है एक आप इसमें तो एक आ होता है तो एक आ और लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? भेड़ा बन जाएगा। तो भेड़ से जो भेड़ा बना, पुल्लिंग बना है, यही पूछा जा रहा है कि ये प्रत्यय लगने से कौन सा बना है? तो ये भेड़ा जो है साथियों, ये भेड़ से भेड़ स्त्रीलिंग है, इसका प्रत्यय लगकर ये भेड़ा बन गया है। अगला है, जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। इनमें से कौन सा है जिसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? यानी कि जब बहुवचन बनाना होता तब भी इसका कोई मतलब, ये मतलब हमेशा तब भी ये एक वचन में ही प्रयोग होता है, कहने का मतलब। तो ये प्रत्येक जो है ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। प्रत्येक है और एक है हर एक, हर एक। ठीक। तो ये जो है अपने आप में हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, कहीं भी प्रयोग होते हैं। ठीक। और इन सब का तो बन जाता है बहुवचन, जैसे नदी का बनेगा नदियां, नदियां। ठीक। अगला है, वह स्वतः ही जान जाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वह स्वतः ही जान जाएगा यानी कि स्वयं जान जाएगा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें साथियों जो है इसमें निजवाचक सर्वनाम है। स्वतः, स्वयं या खुद के ऊपर जब कोई बात आए तो वहां पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक क्या होता है? कि ये होता है वह, उस, ये सब जब आते हैं तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक। और संबंधवाचक की पहचान होती है, इसमें जो सो आता है, जो और सो। जैसे कि एक शब्द है, एक वाक्य है, जो बोएगा सो काटेगा, तो इसमें क्या होगा? जो बोएगा सो काटेगा, ये संबंधवाचक का उदाहरण है। और अनिश्चयवाचक क्या होता है? जब कोई चीज निश्चित नहीं होती, जैसे कोई आया है, क्या है? कोई आया है, तो यहां पर कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगला है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा कैसा है? काला है। इस इनमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से, ये काला शब्द जो है विशेषण की दृष्टि से कैसा है? तो इसमें जो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, जो विशेषण की दृष्टि से पूछा गया, तो विशेषण दो होते हैं, एक विशेष विशेषण होता है और एक विधेय विशेषण होता है। तो इस जो ये जो घोड़ा काला है, इसमें विशेष क्या है साथियों? इसमें आपको अलग करके बताते हैं। इसमें विशेष जो है, विशेष, इसमें विशेष है, क्या है भाई? इसमें विशेष है घोड़ा। घोड़ा जो है
विशेष है, इसी के बारे में बात की जा रही है। और विशेषण इसमें क्या है, विशेषण, इसमें विशेषण जो है ये काला है। तो जब विशेष जो है, विशेष पहले आ जाए और विशेषण बाद में आ जाए तो वहां पर क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। वहां पर साथियों विधेय विशेषण होता है। विधेय विशेषण कैसा होता है, जब विशेष पहले आ जाए और विशेषण बाद में आए तो वहां पर विधेय विशेषण होता है। और जब जैसे ये काला पहले होता, काला घोड़ा होता, ये क्या होता, काला घोड़ा, अगर ये काला घोड़ा होता तो ये कैसा होता, ये विशेष विशेषण होता, विशेष से विशेष विशेषण होता। यानी कि विशेष जब पहले आएगा और विशेषण बाद में आएगा तो वहां विधेय विशेषण होगा। और इस दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। और जब जब आपका विशेषण पहले आएगा और विशेष बाद में आएगा तो वहां पर जो है विशेष विशेषण होगा। और जब पहले विशेष आएगा तो क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। ठीक, तो इसमें जो है ये विशेष पहले आया हुआ है और विशेषण बाद में आया हुआ है, तो यहाँ पर है विधेय विशेषण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये विधेय और विशेष में थोड़ा सा अंतर है साथियों, तो इसको ठीक से याद रखिए, यही कंफ्यूज करता है परीक्षा में। वैसे तो आपको याद रहेगा लेकिन परीक्षा में आप कंफ्यूज हो जाएंगे जाके। अगला है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, इनमें से कौन सी क्रिया है जो सकर्मक है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। सकर्मक क्रिया जब वाक्य में इसका प्रयोग रहेगा, जिससे आप प्रश्न पूछेंगे तो कोई उत्तर मिलेगा। जैसे इसमें से किसी को ले लें, जैसे आना को लीजिए, अगर आना प्रश्न पूछे क्या आना तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जाना है, अगर पूछेंगे क्या जाना तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। और जब लेना पे पहुंचेंगे क्या लेना, तो जैसे अंगूर लेना, कोई चीज लिया जाता है ना, लेकिन आने में क्या चीज आता है। ये तो जो कहने का मतलब जब जो है उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होता है, यानी कि कर्म के साथ होता है। और उत्तर नहीं मिलता है तो ये अकर्मक क्रियाएं होती। तो इसमें सकर्मक पूछा है, तो इसमें जो लेना है साथियों ये कैसा है, सकर्मक क्रिया है। अगला है, द्विकर्मक वाक्य, वाक्य में कर्मकार्य विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है। द्विकर्मक वाक्य, वाक्य में कर्मकार्य विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है। तो द्विकर्मक जो होते हैं इनमें किसके साथ, कर्मकार्य विभक्ति में किसके साथ प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है गौण कर्म पद के साथ प्रयोग किया जाता है। इसको किसके साथ, गौण कर्म के साथ प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में इस चीज को लिखा जाएगा तो आप समझ पाएंगे कि वाक्य में ये किस प्रकार गौण के रूप में रहेगा। यानी कि द्विक्रिया में जो मेन होता है इसमें कर्म जो है गौण हो जाता है। और ये गौण, जो गौण का मतलब क्या होता है, अप्रभावी होता है। ठीक, कर्म गौण हो जाता है और इसमें दूसरा जो रहता है वो प्रभावी हो जाता है। अगला है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, वाक्य में प्रयुक्त काल निम्नलिखित में के कौन सा है। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई यानी कि काम खत्म हो चुका है और जो है पहले खत्म हो चुका है, यानी कि काम पूरा हो गया है। तो ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। कौन सा, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई है, ये पूर्ण भूतकाल का भेद है। अगला है, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, वाक्य कौन सा वाच्य है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो इसमें साथियों आम खाया जाता है, अगर यहाँ पर लिखेंगे इमली तो क्या हो गया, इमली खाई जाती, यानी कि ये परिवर्तित हो जा रहा है। जब कर्म में कोई परिवर्तन हो जाए, यानी कि जिसमें परिवर्तन होता है वही प्रभावी होता है, ये समझिए। वाच्य के केस में जिसमें भी परिवर्तन हो जाए वो जो है कुछ उसको बदलने पर, जिसमें लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन आ जाए वही इसमें प्रभावी होता है। तो आम की जगह अगर आप इमली रखेंगे, इमली खाई जाती है, तो इसमें परिवर्तन किस में हुआ, कर्म में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, यहाँ पर साथियों कर्म वाच्य होगा। अगला है, वह हमेशा अपने भाई का गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। वह हमेशा अपने भाई का गीत गाता रहता है, यानी कि कुछ लोग होते हैं अपने पारिवारिक किसी सदस्य की, उसी की गुणगान करते रहते, तो उसी बात को बोला जा रहा है कि हमेशा बोला जाता है। तो इसमें जो है अव्यय पद पहचानना है। तो अव्यय क्या होते हैं साथियों, अव्यय वे होते हैं जिसमें लिंग वचन या कारक के अनुसार जो कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अव्यय क्या होते हैं, ये अविकारी होते हैं, अव्यय अविकारी होते हैं, अव्यय अविकारी होते हैं। इनमें लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अव्यय का जहां भी प्रयोग किया जाए, प्रयोग हुआ रहेगा, उसमें कुछ भी परिवर्तन कर लीजिए, ये अपने आप में कांस्टेंट रहेगा,
इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें अव्यय क्या है, हमेशा, वह हमेशा अपने भाई का गीत गाता रहता है। अगर वहां लिखेंगे कि रमेश हमेशा अपने भाई का गीत गाता रहता है, सीता, कुछ भी इसमें परिवर्तन करेंगे तो ये हमेशा जो लिखा गया है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो यही होता है अव्यय की, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं साथियों। तो इसमें संस्कृत का शब्द कौन सा है, ये अग्नि जो है, इसमें संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव होता है आग, इसका तद्भव होता है आग। और इसका अर्ध तत्सम पूछा जाता है, कभी कभी अर्ध तत्सम पूछा जाता है, अर्ध तत्सम। तो इसका अर्ध तत्सम क्या होगा, अगिन होगा, अगिन। ठीक, अग्नि इसका तत्सम होगा और आग जो है तद्भव होगा, और अगिन क्या होगा, अर्ध तत्सम होगा। अर्ध तत्सम पूछा जाता है, इसको भी अगर जो भी आप तत्सम तद्भव पढ़िए तो उसमें प्रयास करिए कि बना के देखिए या लिख कर याद करिए, क्योंकि पूछा भी जाता है। ठीक, तो और ये जत्था जो है इसका तत्सम क्या होता है, यूथ होता है, यूथ। ठीक, और तपसी का तत्सम क्या होता है, तपस्वी होता है, तपस्वी, तपस्वी होता है। और थोड़ा का तत्सम होता है स्तोक, थोड़ा का तत्सम क्या होता है साथियों, स्तोक होता है। अगला है, असक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आसक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो आसक्त का मतलब जो बहुत मंद गति से चले, धीमा हो, उसी को कहते हैं आसक्त। ठीक, तो इसमें आसक्त का पर्यायवाची कौन सा है, ये मंद जो है आसक्त का पर्यायवाची है। अगला है, अध का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अध का विलोम शब्द कौन सा है, तो अध का मतलब अधूरा होता है। तो जैसे आप अर्थ समझेंगे तभी विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी कुछ भी कर पाएंगे, जब आपको उसका अर्थ आता रहेगा। अर्थ बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसमें अध का विलोम शब्द क्या होगा, अध का मतलब अधूरा होता है, आधा होता है, तो इसका विलोम क्या होगा, पूर्ण होगा। क्या होगा, पूर्ण होगा। अगला है, अंबर का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है। अंबर का समानार्थी कौन सा है, तो अंबर किस चीज का पर्यायवाची है, ये आकाश का पर्यायवाची है। तो इसमें जो है ये व्योम जो है, आकाश गगन व्योम, ये व्योम इसका समानार्थी शब्द है। ठीक, अगला है, महल के भीतरी भाग को किस नाम से जानते हैं। यानी कि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, तो महल के भीतरी भाग को साथियों क्या कहते हैं, ये अंतःपुर कहते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, अंतःपुर कहते हैं। अगला है, युवकों को डॉट डॉट होने पर ही विवाह करना चाहिए, वाक्य में रिक्त स्थान में सही मुहावरा बताइए। तो इसमें मुहावरा आपको भरना है, ये वाक्य है, क्योंकि मुहावरे जो हैं वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो ही इनका कोई अर्थ निकल पाता है। तो जो है युवक को क्या होना चाहिए, युवक को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, युवक को अपने पैरों पर खड़ा होने पर ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि खर्चा होता है भाई शादी ब्याह के बाद। ठीक, तो जो है इसमें क्या सही होगा, अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। अगला है, अच्छ का अर्थ नहीं है। अच्छ एक अनेकार्थी है, इसमें से अच्छ का कौन सा अर्थ नहीं है। तो अच्छ का मतलब आंख होता है, सर्प, सर्प भी होता है, धुरी भी होता है। एक ऐसे अच्छ होता है ना, इसके जो है चारों तरफ ये पहिया जो है चक्कर लगाता है, ये एक सेंटर होता है, इसी को अच्छ कहा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, पृथ्वी जो है साथियों, ये इसका अच्छ का अर्थ नहीं होता है। अगला है, संयोग में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। संयोग में कौन सा उपसर्ग है, तो संयोग में ये जो है हलंत है इसमें। तो संयोग में जब आप लिखेंगे सम प्लस योग, सम प्लस योग, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, संयोग बनेगा। और ये किस संधि का उदाहरण है साथियों, ये व्यंजन संधि। इसमें संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है संयोग में। सम और सम प्लस योग मिलकर क्या बनेगा, संयोग बनेगा। तो संधि कौन सी हो जाएगी मित्रों, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसमें सम जो है बिल्कुल सही है। अगला है, सही है उपसर्ग है, लेकिन संधि भी इसमें सही है। देखिए इसमें सम जो है ये इसमें उपसर्ग है, उपसर्ग है, और योग जो है ये मूल शब्द है, मूल शब्द। ठीक, संधि भी इसमें है ना, सम प्लस योग व्यंजन संधि है भी, इसमें कोई गलत नहीं। और
जो इसमें उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग है, और सम प्लस योग मिलकर ये संयोग बनता है। ठीक, उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है। अगला है प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय जो है ये मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय साथियों दो प्रकार के होते हैं। इसमें बी जो है सही है। कौन कौन से, एक कृत प्रत्यय होता है, एक कृत प्रत्यय होता है, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित कौन कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। ठीक, ये कृत प्रत्यय जो है ये क्रिया से मिलकर बने होते हैं। जैसे खाना पीना ये क्रिया है, तो जिसमें भी ना लग जाए वो क्रिया होती है, तो ये कृत प्रत्यय जो होते हैं साथियों ये क्रिया से मिलकर बने होते हैं। अगला है अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। अन्वय का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, तो इसमें अन्वय को जब आप, ये तो जो है संधि इसका लिखा गया है, तो इसका विच्छेद करेंगे तो ये होगा अनु, अनु प्लस अय। क्या होगा, अनु प्लस अय। और इसमें संधि कौन सी होगी साथियों, इसमें यण संधि होगी, इसमें यण संधि होगी। किसमें, अन्वय में यण संधि होगी। तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन सी जो है अनु प्लस अय जो है बिल्कुल सही होगा। अगला है आजीवन में कौन सा समास है। तो आजीवन में कौन सा समास है, तो एक समास है साथियों अव्ययी भाव। इसकी पहचान क्या है मित्रों, इसमें आ, भर और क्या हर, ये सब पहले ही आ जाते हैं। जो है इसकी पहचान क्या है, इसमें आ भर हर जो आ जाते हैं, तो ये है अव्ययी भाव की पहचान। और तत्पुरुष समास क्या होता है साथियों, इसमें कारक चिन्ह आते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें कारक चिन्ह आता है। और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आते हैं, और दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में। ठीक, और कर्मधारय क्या होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। जैसे आप पीताम्बर बोलेंगे तो इसमें किसी तीसरे का नाम बता रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, तीसरा पद कोई प्रधान होता है, किसमें, कर्मधारय में। अगला है मोहन बाजार जा रहा है, वाक्य में उद्देश्य है। मोहन बाजार जा रहा है, वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य का मतलब क्या पूछ रहा है, ये वाक्य है एक, मोहन बाजार जा रहा है। तो इसमें अगर प्रश्न पूछेंगे कौन बाजार जा रहा है, तो आपको उद्देश्य मिल जाएगा, मोहन बाजार जा रहा है। तो ये इसमें मोहन जो है साथियों, इसमें क्या होगा, उद्देश्य होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से कौन सा शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध कौन सा है साथियों, ये आपकी राय से यह काम जरूरी है। तो आपकी राय से यह काम जरूरी है, तो जब ये जो है आपकी राय से यह काम जरूरी है, इसमें त्रुटि कौन सी है। और दूसरा है वहां मिष्टान की बड़ी दुकान है, ये की जो है अलग है, बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी, तो भारत कश्मीर से लेकर है, कश्मीर से लेकर, यहां पर लेकर होगा, लगाकर नहीं होगा। तो इसमें सही कौन सा है, वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो इसमें महत्वाकांक्षा की शुद्ध वर्तनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसमें चारों में देखना है आपको कौन सा सही है। ये कई बार पूछा गया है, कम से कम 4-5 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसमें महत्वाकांक्षा जो है ये बिल्कुल सही है, बी वाला महत्वाकांक्षा। इस ता पे ध्यान दीजिएगा, ये दो आधा ता होता है। ठीक, क्या होता है, ये महत्वाकांक्षा। इसमें कभी कभी ये वाला छा दे देता है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक, सब सही रहेगा, यही वाला देके कंफ्यूज करता है, और नहीं तो ये बड़ा आ का मात्रा देके कंफ्यूज करता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, महत्वाकांक्षा ऐसे ही होता है। अगला है इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। विराम चिन्हों की संख्या कितनी साथियों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये टोटल जो है संख्या में 20 है। ठीक, और जो है ज्यादातर विराम चिन्ह जो है ये अंग्रेजी भाषा से ही लिए गए हैं। तो इसी में एक अपवाद भी है, वही अपवाद आपसे पूछा गया है, कौन सा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो ये जो है ऑप्शन डी, ये जो पूर्ण विराम एक होता है, पूर्ण विराम, इसको बचपन में पूर्ण विराम पढ़ा जाता था, यही पढ़ते थे मजाक मजाक में। तो ये जो पूर्ण विराम है हिंदी में, ये जो है अंग्रेजी भाषा में नहीं प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा का पूर्ण विराम एक ऐसे बिंदी रखा जाता है, ये जो है अंग्रेजी भाषा का पूर्ण विराम होता है। और ये तो प्रश्नवाचक है, ये प्रश्नवाचक है विराम चिन्ह। और ये जो है साथियों ये अल्प विराम है, अल्प
विराम का चिन्ह है। अल्प मतलब थोड़ा ही रुकना है। और एक जो है अल्प विराम के बाद एक बिंदी जब रहता है तो इसको अर्ध विराम कहते हैं, मतलब आधा रुकना है। अर्ध विराम, विराम का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा रुकना या ठहराव। और एक जो विसर्ग होता है साथियों, इसको क्या कहते हैं? उपविराम कहते हैं, उपविराम कहते हैं। और एक ऐसे होता है, इसको क्या कहते हैं? हंस पद, हंस पद या त्रुटि सूचक, त्रुटि सूचक है, त्रुटि सूचक, ठीक। और एक होता है ऐसे, इसको क्या कहते हैं? विवरण कहते हैं, विवरण। ये कैसा होता है? विवरण। जब कोई चीज आप हेडिंग डाल के लिख रहे होते हैं, कोई लेख लिख रहे होते हैं या रिटर्न ही लिख रहे होते हैं, तो इसको ऐसे ऐसे करके और ऐसे करते हैं तो क्या होता है? इसके आगे आप कुछ विस्तार में कहना चाहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? इनमें से रस का अवयव कौन सा नहीं है? तो संचारी भाव, अनुभाव और विभाव तो ये सुने, हम भी सुने हैं, आप भी सुने हैं। ये भाव जो है साथियों, ये रस का अवयव नहीं है। और ये एक मुनि के अनुसार है। कौन से मुनि है? उनके अनुसार संचारी भावों की संख्या 33 है। ये है भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार संचारी भावों की संख्या जो है ये 33 है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कुल संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो क्या है साथियों? ये 33 है। अगला है, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? इसमें छंद शास्त्र की कौन सी प्रथम पुस्तक है? तो ये छंद सूत्र जो है, ये है छंद सूत्र, छंद शास्त्र की पहली पुस्तक। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और अगला है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। भाषा में शब्द और अर्थ दोनों की दृष्टि से सौंदर्य कौन उत्पन्न करता है? तो सौंदर्य एक ही करता है, वो होता है अलंकार। सौंदर्य का मतलब ये होता है अलंकरण या सजना संवरना। तो किसमें आता है? ये अलंकार में आता है, ठीक। इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, ठीक। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कल मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।